जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा। आप कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज किया करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन माजुली द्वीप, जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का। माजुली जो है भारत का और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। यह पठार हिमालय और कुनकुल पर्वत के बीच स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर यानी 14,800 फीट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1896 में। 1896 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग के पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल जो थे एथेंस में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो एथेंस में यह खेल आयोजित हुआ था। इन खेलों की शुरुआत पियरे डी कुर्बाटिन नामक फ्रांसीसी शिक्षाविद ने की थी। उन्होंने प्राचीन ग्रीक ओलंपिक पर आधारित एक वैश्विक खेल आयोजन की परिकल्पना की थी। पेरिस में हुआ 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वह पेरिस में हुआ था, और 2028 को जो होना है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है। यह आयोजन होना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रामसर साइट्स किससे संबंधित है। आपसे पूछा है रामसर साइट्स किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स वह स्थल हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमियों का संरक्षण और उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। रामसर समझौता कब हुआ था, तो रामसर समझौता 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न हुआ था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह आर्द्रभूमियों और जैव विविधता की रक्षा करना। भारत में वर्तमान समय में जो कुल रामसर साइट्स की संख्या है जुलाई 2025 तक 91 हो चुके हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार देता है कि वह दंड को माफ, निलंबित, कम या परिवर्तन कर सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन देश से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन में हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल नामक स्वीडिश वैज्ञानिक ने, आविष्कार और औद्योगिकिस्ट ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट जो कि विस्फोटक पदार्थ था उसकी खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1901 से हुई। सबसे पहले किस भारतीय को मिला, सबसे पहले 1913 में इनके गीतांजलि काव्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। ये पहले एशियाई व्यक्ति भी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधिकांश लोग इसको गलत करके आएंगे। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोग फॉल्स। तो यह आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 445 मीटर यानी कि 1493 फीट है। यह जलप्रपात वारवी नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा है कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है लेकिन पौराणिक रूप से मानी जाती है। कौन सी नदी जो है त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है लेकिन पौराणिक रूप से मानी जाती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी सरस्वती नदी। त्रिवेणी संगम का तात्पर्य है तीन नदियों का संगम। या प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। या यहाँ तीन नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जो अदृश्य मानी जाती हैं। त्रिवेणी संगम को तीर्थराज कहा गया है और कुंभ मेला का प्रमुख केंद्र है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहां स्नान करना पुण्यदायक और मोक्षदायक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और स्थिर विकास की दिशा में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समानतः कब होता है। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र कब होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर दिसंबर में होता है शीतकालीन सत्र, जो कि साल का सबसे अंतिम रहता है। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समानतः नवंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक चलता है। भारत में संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई माह के बीच में होता है, सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र होता है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से सितंबर, बजट के बाद का यह सत्र है। और शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में होता है। वर्ष का अंतिम सत्र कम अवधि का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। सबसे पहले इंटरपोल का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इसका पूर्व नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इसका वर्तमान नाम जो हुआ 1956 में इसका नाम पड़ा। मुख्यालय लियोन फ्रांस में। सदस्य देश है 190 अधिक देश है। भारत भी इसका सदस्य है। इसका कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच में सहयोग, आतंकवाद, मादक पदार्थ, मानव तस्करी, साइबर अपराध आदि से संबंधित सूचना साझा करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं यह आपसे पूछा है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं यह आपसे पूछा है, जानना चाहिए आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकार है। कौन कौन से? तो पहला आता समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। फिर आता स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार या जो है अनुच्छेद 23 और 24 है। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 26। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया। प्रारंभ में संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे पहाड़, झरने और घने जंगल यूरोपीय स्विट्जरलैंड की याद दिलाते हैं। खासतौर पर शिलांग को भी कहा जाता है। चेरापूंजी और मानिसराम जो अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, यह इसे एक अनोखा पर्यटक स्थल मानते हैं। बाकी इसकी जो राजधानी है वह शिलांग है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है, मानिसराम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संसद के 3 भाग कौन से हैं। भारतीय संसद के 3 भाग कौन से हैं यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं।
भारतीय संसद के 3 प्रमुख भाग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद निम्न के 3 घटकों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसमें सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जो हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है क्योंकि उसके द्वारा विधायकों को मंजूरी देना आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह किस प्रकार की मिसाइल है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो विकास करता है वो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से या विकास हुआ था। इसके नाम की उत्पत्ति कैसी? तो ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कवा नदी पर इसका नाम पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, या उन्होंने सारनाथ में दिया था। घटना जो है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से दिया था। स्थान सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। वह राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। हाल ही के दिनों में यहाँ पर चुनाव भी होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? इनमें से कौन सा पशु जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर एक बाघ और एक ताड़ का पेड़ दर्शाया गया है। इस प्रतीक चिन्ह की प्रेरणा ब्रिटिश शासनकाल में जारी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुहर से ली गई थी, जिसमें पहले शेर हुआ करता था। आजादी के बाद शेर को बदलकर बाघ को प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया, क्योंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाकी अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय जो इसका मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिफू दर्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच की एक त्रिसंधि स्थल का निर्माण करता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 देशों की सीमाओं को जोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में है। सिक्किम में सोमगो झील जो है वह स्थित है। सोमगो झील जिसे चांगू लेक भी कहा जाता है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक ग्लेशियर झील है। यह झील भारत चीन सीमा के पास स्थित है और नाथुला दर्रे की ओर जाते हुए रास्ते में आती है। बाकी सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो राजधानी है वह गंगटोक है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य जो है सिक्किम है, 2016 में घोषित किया गया। नाथुला दर्रा भी सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम का प्रमुख पर्व है लोसार और लोसुंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस अधिनियम के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यह आपसे पूछा है। किस अधिनियम के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन से भारत भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो है मैरियाना ट्रेंच या कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सतह का सबसे गहरा बिंदु है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। अब यहीं आपसे पूछ सकते हैं सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है, और हिंद महासागर जो है वह बड़ों में तीसरा इसका स्थान आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब इसके जो थे उस समय राष्ट्रपति थे। भारत में 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के अनुरोध पर आपातकाल की मंजूरी दी और बिना लोकसभा से परामर्श लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इस निर्णय की आलोचना की जाती है क्योंकि उन्होंने इसे बहस के बिना हस्ताक्षर करके पारित कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66वां संविधान संशोधन के तहत। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A की स्थापना की गई। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उनमें से कौन 2 प्यूरिन वर्ग में आते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उनमें से कौन 2 प्यूरिन वर्ग में आते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में 4 प्रमुख नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन वर्ग में आते हैं। एडेनिन और गुआनिन जो है वह आपका प्यूरिन वर्ग में आता है, जबकि थाइमिन और साइटोसिन या पायरिमिडीन वर्ग में आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडेनिन और गुआनिन जो है वह आपका आता है प्यूरिन वर्ग में, और बाकी जो आपका है आपका जो है थाइमिन और साइटोसिन यह आपका आता है पायरिमिडीन वर्ग में, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांटुगा स्टेशन जो है पहला भारत का पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। मुंबई के मांटुगा स्टेशन को जुलाई 2017 से पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें बुकिंग क्लर्क, टिकट चेकर, पॉइंट पर्सनल, रेलवे सुरक्षा बल, उद्घोषक और सफाई कर्मचारी सभी महिलाएं हैं। इस अनूठी पहल को 2018 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या हमारी 4 है। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक जो था वह तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश का संस्थापक, उसने 1320 में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की। वह पहले दिल्ली सल्तनत में एक सैन्य अधिकारी था और खिलजी वंश के पतन के बाद सत्ता में आया। इसका असली नाम जो था गाजी मलिक था। उसने मंगोल आक्रमणों से उत्तर भारत की रक्षा की। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यह आज की वीडियो से प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, बताना है वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।